राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारी कहानियों का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। कहानी हम ये ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके उपस्थित होते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेवेंट होती हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ मैसेज देती रहती हैं। तो आइए, आज की कहानी ऐसे ही है, एक राजा की जो अपने राज्य में अपने उत्तराधिकारी के लिए चिंतित है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी हमारी लाइफ में कैसे से अपनी भूमिका निभाती है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आज की कहानी में एक राजा है जो अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहता है। उसके पास कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। वह अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी किसे निश्चित करे, ये सोच के वो काफ़ी दुखी रहता है। वो सबसे अपने मंत्रियों से जो है विचार विमर्श करता है, मंत्रणाएँ करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी किसे चुना जाए। तो सब लोग अपनी-अपनी राय देते हैं। कोई कहता है कि आप किसी मंत्री को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें, इससे क्या रहेगा कि उसे राज्य का कार्यभार संचालन करने में आसानी होगी, उसे पता है कि राज्य का संचालन कैसे करना है। राजा कहते हैं नहीं, मुझे ये सुझाव अच्छा नहीं लगा। तो किसी ने अपना सुझाव दिया कि हमें अपना राज्य में नए राजा के चुनाव के लिए प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। राजा को ये सुझाव कुछ जमा। उन्होंने कहा ठीक है, आप पूरे राज्य में ऐलान कर दीजिए, गाँव में, कस्बों में, शहरों में, कि राजा अपने अगले उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति अगला राजा बनना चाहता है, राजा का उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वो आकर के राजा से अपना साक्षात्कार करवाए। राजा अपने मंत्रियों से कहते हैं कि आप पूरे राज्य में, संपूर्ण राज्य में, पूरे गांव में, कस्बों में, सब जगह ऐलान कर दीजिए कि जो भी अगला राजा हमारे राज्य का बनना चाहता है, हमारा मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वो आ करके मुझे अपना साक्षात्कार दे। मैं उसके व्यक्तित्व की परख करने के बाद ये निश्चित करूँगा कि अगला राजा मेरे राज्य का कौन होगा। सभी लोग मान जाते हैं और हर जगह पर ये सूचनाएँ फैल जाती हैं धीरे धीरे, गाँव से कस्बों, कस्बों से छोटे छोटे जगह जगह पे, जहाँ भी इंसानों की आबादी होती है, वहाँ तक, वो उस राज्य की सीमा के अंदर तक पूरा ये सूचना फैलता है कि राजा को अपने अगले उत्तराधिकारी के लिए एक प्रतियोगी इंटरव्यू रखे हैं। उस इंटरव्यू में जो पास होगा जो व्यक्ति, उसे राजा अगला राजा घोषित कर देगा। ये बात सबको जानने के बाद सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार राजा से मिलने के लिए निकल पड़े। ये बात एक किसान के बेटे को पता चलती है। वो काफ़ी गरीब होता है, उसके पास पैसे रुपए की बहुत कमी होती है, तंगी होती है। उसके पास सब बड़े मुश्किल से जुगाड़ कर पाता था और पहनने के लिए कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन ये बात जब उसके कानों तक पहुँचती है तो वो सोचता है कि जब इसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई जाति विशेष की बात नहीं है, तो क्यों ना मैं भी जा कर के इंटरव्यू दूँ, क्या पता किस्मत मेरा साथ दे। वो ये बात अपने पिताजी से कहता है। पिताजी कहते हैं कि पुत्र, हम लोग ठहरे गरीब और किसान इंसान, राजा हमें क्यों राजा अगला घोषित करेगा। कहता है फिर भी क्या हुआ, राजमहल देख आता हूँ, राजा से मिलाता हूँ, देखता हूँ कि आखिर राजा का इंटरव्यू होता क्या है। वो क्योंकि उन्होंने कोई विशेष व्यक्ति विशेष की तो बात कही नहीं है, हर इंसान को बुलाया है। इसमें जो उनको योग्य लगेगा उसे ही राजा घोषित करेंगे। तो एक बार मुझे जानने में हर्ज ही क्या है। पिताजी, आप मुझे सिर्फ अनुमति दीजिए, मैं एक बार राजा के पास जाना चाहता हूँ। उसके पिताजी भी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। लेकिन फिर उसके अंदर ये आता है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, राज दरबार में जाने के लिए योग्य से योग्य इंसान तो आएंगे ही आएंगे। साथ में उनके अच्छे अच्छे परिधान होंगे, अच्छे अच्छे उनके पहनावे होंगे। कोई राजा का पुत्र ही राजा बनने आया होगा, कोई मंत्री का होगा, कोई मतलब जो भी होगा, लगभग लगभग सबके पास ऐसा तो होगा कि उनके पास पहने हुए वस्त्र जो हैं वो अत्यधिक साफ सुथरे और चमकीले होंगे। मेरा तो ये एक ही जोड़ी कपड़ा है, वो भी जगह जगह से फटा हुआ है, मैला कुचैला है, क्या करूँ। सोचते सोचते वो अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है पिताजी, अगर कुछ पैसे का प्रबंध हो जाए तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा ऐसा जैकेट बनवाना चाहता हूँ, ऐसा कोट लेना चाहता हूँ जो मेरे इस फटे पुराने परिधान की काया को बदल दे, ताकि मैं उसे ढक सकूँ और राजा के सामने जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, तो वो जो मेरा इंप्रेशन पहला मेरे पहनावे से बनेगा, उससे वो निगेटिविटी ना आए उनके मन में मुझको लेकर के। इसलिए आप कुछ भी करिए, मेरे लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम कर दीजिए, जिससे मैं अपनी इस फटी हुई हाल को ढकने के लिए एक अच्छा कोट बनवा सकूँ। उसके पिताजी भी कहीं से कुछ पैसे का जुगाड़ करते हैं, एक अच्छा कीमती कोट ला कर के वो अपने पुत्र को देते हैं। पहनता है वो लड़का और सुबह राजधानी को निकलता है। राजधानी पहुँचता है, रास्ते में जाते जाते ठंड का मौसम रहता है।
रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिलता है जो सड़क के किनारे बैठा रहता है, ठिठुरता रहता है और कह उस लड़के को रोकता है, कहता है, बाबूजी ज़रा सुनिए तो, मुझे बड़ी कड़ाके की ठंड लग रही है। ऐसी ठंड लग रही है कि मानो जीवन जीना मुश्किल हो जाए। अब एक इंसान कहता है कि बाबूजी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मेरा शरीर इतना कमज़ोर अब हो चुका है, कई दिनों से भूखा प्यासा भी है, ये ठंड अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना ये जैकेट उतार कर दे दें तो शायद कुछ पल और मैं जी लूँ, और इस मरते हुए की आशा पे आप पानी नहीं डालिएगा। अगर कृपा हो तो आप अपना जैकेट उतार के मुझे दे दीजिए। लड़का सोचता है कि खाने के लिए तो मुझे मेरे पास खुद ही पर्याप्त नहीं है। अब इसको मरते हुए भी छोड़ के जाऊँ तो पाप लगेगा। एक काम करता हूँ, ये जैकेट ही उतार के दे देता हूँ। बड़ा बड़ा सोचता है, लेकिन फिर उसको बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं समझ में आता है। अपना जैकेट उतारता है, उस गरीब इंसान को पहनाता है और आगे चल देता है। चलते-चलते वो राजधानी पहुँचता है। राजधानी में वहाँ पूछता है मंत्रियों से कि इंटरव्यू कब है? कहते हैं आप सराय में ठहरिए, 4-5 घंटे बाद आपका इंटरव्यू होगा। लड़का सराय में ठहरता है, रुकता है और आईने में अपने को देखता है, बार-बार देखता है, बाल संवारता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये अफ़सोस होता है कि मेरे परिधान सही नहीं है। मैंने जो वस्त्र पहने हैं वो राजा को इम्प्रेस करने के काबिल नहीं है। न जाने राजा मुझे देख कर के क्या रिएक्शन होगा, क्या जवाब देंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे। दुनिया भर के सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे कि हम लोग किसी से मिलने जाएँ, कहीं इंटरव्यू देने जाएँ तो हम लोग के भी मतलब क्या क्वेश्चन होगा, क्या पूछेंगे, क्या पूछ लेंगे। दुनिया भर के सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं, वैसे उसके दिमाग में भी चलता है। फिर क्या होता है कि उसके इंटरव्यू का टाइम आ जाता है, लड़के को राजमहल के अंदर बुलाया जाता है, राजा के कक्ष में उसे भेजा जाता है। 10-15 मिनट बाद राजा जब महल के मतलब अपने कक्ष में पहुँचते हैं, लड़का देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलता और वो इशारों में पूछता है, क्या आप वही इंसान हैं जो मुझे वहाँ रास्ते में मिले थे? राजा कहते हैं, हाँ, मैं वही आदमी हूँ, वही भिखारी इंसान हूँ जो तुमसे तुम्हारा जैकेट माँग लिया था। पहले तो इस कड़ाके ठंड से बचने के लिए तुम अपना ये जैकेट वापस लो, पहनो। और वे बाद राजा कक्ष में प्रवेश करते हैं और राजा को देख कर के वो आश्चर्यचकित हो जाता है और इशारे में पूछता है, आप वही इंसान हैं ना जो मुझे रोड के किनारे पे मिले थे? राजा बोले कि हाँ, डरो नहीं, मैं वही भिखारी इंसान हूँ जो तुमसे तुम्हारे इस कड़ाके ठंड में तुम्हारी जैकेट मांग लिया। तो ये जैकेट पहले तुम अपना पहनो और इस ठंड से बचो। और खुशी की बात ये है कि मेरी राज्य के अगले उत्तराधिकारी मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। लड़का सोचता है कि ये क्या बात हुई, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, ना पूछा, ना जाना, ना मुझे पहचाना, ना मेरे बारे में कुछ आपने जाँच पड़ताल की, ना मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा और आपने मुझे ऐसे ही राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। राजा ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे अपने राज्य के संचालन के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी। जो योग्यता मुझे अपने उत्तराधिकारी में चाहिए थी, वो मुझे तुम में दिखी। अगर मैं राजा होकर भी तुम्हारे सामने पहली बार मिलता, तो मैं जो भी कहता, तुम वो करते, आसानी से करते। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम हर वो काम करते जो पॉसिबल होता या ना होता। लेकिन मैं सबसे पहले एक भिखारी बन के आया, जिसके एवज़ में तुमको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला था जिसकी मदद करने से। लेकिन फिर भी तुमने इंसानियत दिखाई। तुमने देखा कि एक बीमारी ये जो भिखारी है वो कड़ाके की ठंड में ठिठुर के मर जाएगा, तो तुमने अपना एक अनमोल जो न जाने कितने लोगों से उधार माँग के जो पैसे कलेक्ट किए थे, उससे जो अपने लिए जैकेट बनवाया, एक राजा को इम्प्रेस करने के लिए, अगले राजा बनने के लिए जिस परिधान को पहन के तुम जा रहे थे, वो सबसे पहले तुमने अपनी इंसानियत दिखा कर के एक गरीब को दे दिया। इसी से मुझे समझ में आ गया कि मेरा उत्तराधिकारी तुम ही हो, तुम ही एक योग्य उत्तराधिकारी हो इस राज्य के अगले राजा होने लायक हो। क्योंकि लेने की क्षमता तो सब में होती है और मुझे जैसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, तुम बिल्कुल वैसे ही उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सबसे पहले इंसानियत है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने से पहले तुमने दूसरे की भलाई करने में ज़्यादा बेहतर समझा। इसलिए मैं तुम्हारे इस चरित्र से बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसीलिए मैंने तभी निश्चय कर लिया कि मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी तुम ही हो। क्योंकि हर इंसान बना रहे, ये तभी संभव है जब उसके अंदर इंसानियत ज़िंदा हो। में कोई इंसानियत दिखा रहा है तब जब उसे ये पता है कि मुझे इसके एवज में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन वास्तविक इंसानियत तब समझ में आती है जब वो इंसान जानता है कि मेरे इस कर्मों के बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं ये उपकार किसी के साथ किसी पे कर रहा हूँ तो इसका मुझे रिटर्न में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऐसा व्यक्ति ही एक योग्य राजा होता है जो भला सबका चाहे पर उसके बदले में कुछ ना चाहे। तो इसलिए मेरे राज्य के अगले उत्तराधिकारी मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी भी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के हों, सबसे पहले हम इस धरती पर एक इंसान हैं और इंसान के होकर के इंसान की मदद करना, हर एक इंसान की, हर एक जीव की अपने यथासंभव, अपनी यथाशक्ति अनुसार उसकी मदद करना हमारा सबसे पहला इंसानियत का धर्म है। इसलिए आप किसी भी जाति वर्ग विशेष के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, सबसे पहले आप स्वयं को इंसान समझिए और इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए अपने अंदर इंसानियत बचा के रखें और दोस्तों, हमें कभी भी अपनी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। हमें सदैव एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जितना हमारा शक्ति है, यथाशक्ति हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें सबसे पहले इंसानियत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।